वेलकम बैक एवरीवन। अब तक हमने न्यू क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन और आई ए रिचर्ड्स को डिटेल में समझा। अब हम मिलने वाले हैं एक ऐसे राइटर से जिसके बिना मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर अधूरा है। ये सिर्फ पोइट ही नहीं थे, ये क्रिटिक भी थे और इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को फिलोसफिकल डायरेक्शन दी। मैं बात कर रही हूँ टी एस एलियट की। टी एस एलियट कौन थे? टी.एस. एलियट एक अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोइट थे, नोबेल प्राइज विनर थे। अगर इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज की लिस्ट बनाओ तो शेक्सपियर के बाद टी.एस. एलियट का नाम ऑलमोस्ट हर लिस्ट में आता है। वो सिर्फ पोएम्स नहीं लिखते थे, वो पोइट्री को समझाते भी थे और इसी वजह से उन्हें मॉडर्न क्रिटिसिज्म का सबसे इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक माना जाता है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो मैंने मेंशन किए हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, वेस्टलैंड, ऐश वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स। क्रिटिकल एसेज हैं इनके। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, द सैक्रेड वुड्स, सेलेक्टेड एसेज। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट और हैमलेट और उसका जो प्रॉब्लम है, इनको सबसे पहले याद करो क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म में पढ़ाए जाते हैं। इलियट ने डायरेक्टली न्यू क्रिटिसिज्म स्टार्ट नहीं की, लेकिन उनके आइडियाज को लेटर न्यू क्रिटिक्स ने अडॉप्ट किया था, स्पेशली टेक्स्ट सेंटर रीडिंग, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, फॉर्म ओवर ऑब्जर्वेशन, बायोग्राफी। तो अगर पोइट बहुत दुखी है तो क्या पोएम भी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी? स्टूडेंट जनरली बोलेंगे कि हाँ, लेकिन इलियट बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी क्या है? ये इलियट का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। पोइट्री क्या है? पोइट की डायरी नहीं होती है, पोइट्री आर्ट होती है। इलियट कहते हैं कि पोइट को अपनी पर्सनल फीलिंग्स डायरेक्टली पोएम में नहीं डालनी चाहिए। पोइट का काम है फीलिंग्स को आर्ट में कन्वर्ट करना। सपोज कीजिए जैसे एक पोइट का ब्रेकअप हो गया। अब उसके पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन वन तो ये है कि वो पोएम में लिखे कि आई एम क्राइंग, आई मिस हर, आई एम सैड। ये डायरी बन गई, ग्रेट पोएट्री नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या है? वो लिखे कि ऑटम लीव्स केप्ट फॉलिंग फ्रॉम एन एम्प्टी ट्री। अब उसने डायरेक्टली सैडनेस नहीं दिखाई है, लेकिन इमेज क्रिएट कर दी, रीडर खुद सैडनेस फील करेंगे। ये ग्रेट पोएट्री है। इलियट का फेमस स्टेटमेंट है, पोएट्री इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम द पर्सनैलिटी। इसका मतलब है कि ग्रेट पोएट अपनी पर्सनल इमोशंस को डायरेक्टली नहीं लिखता, वो उन इमोशंस को आर्टिस्टिक फॉर्म में देता है। केमिकल एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है, जैसे ये यूजीसी का फेवरेट है। एलियट ने केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया। सपोज करो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो वाटर है, H2O जो हो गया, तो रिएक्शन के लिए प्लैटिनम यूज होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद प्लैटिनम चेंज नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही पोएट प्लैटिनम है। एक्सपीरियंस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पोएम वाटर है। तो पोएट खुद पोएम में डिसॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ मीडियम होता है। तो पोइट क्या है? प्लैटिनम है। तो ये जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है वो किसने दी? इलियट ने दी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब इलियट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए मैं बोलती हूँ कि आई एम सैड, तो क्या आप मेरी सैडनेस फील कर पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं द रूम वॉज साइलेंट, द रेन केप्ट फॉलिंग, द ओल्ड फोटोग्राफ lay on the dusty टेबल, अब आप ऑटोमेटिकली सैडनेस फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं इमोशन डायरेक्टली नहीं बोल रही, मैंने सिचुएशन क्रिएट की। इसी को इलियट बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में क्या है? ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, इवेंट्स है, वो इमोशंस क्रिएट करते हैं। जैसे मूवी में एक हीरो है, उसकी मदर की डेथ हो जाती है, तो डायरेक्टर सिर्फ हीरो को रोते हुए नहीं दिखाता, वो क्या दिखाता है कि एक एम्प्टी चेयर है, बर्निंग कैंडल है, साइलेंट हाउस है, रेन है, स्लो म्यूजिक है। ये सब मिलकर इमोशन क्रिएट करते हैं। यही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। इलियट ने अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में बोला है कि हैमलेट एक ग्रेट प्ले है, लेकिन उसमें हैमलेट की इमोशंस और इवेंट्स परफेक्टली मैच नहीं करते। इसलिए उन्होंने कहा कि हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वीक है। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है। तो डायरेक्ट जो इमोशन है वो है आई एम लोनली।
अगर उसको ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की तरह करे तो एम्प्टी बेंच वेटेड अंडर द कोल्ड मून। अब कौन सा ज्यादा पावरफुल है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। नेक्स्ट जो उनकी टर्म थी वो थी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। मैं इसको इजीएस्ट वे में समझाती हूँ। इलियट कहते हैं कि 17th सेंचुरी के जो पोएट्स हैं उनकी थिंकिंग और फीलिंग दोनों को एक साथ यूज करते थे, लेकिन लेटर जो पोएट्री है उसमें थिंकिंग और फीलिंग अलग हो गई। इसी सेपरेशन को इलियट बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। मेटाफिजिकल पोएट है जैसे जॉन डन है, लव के साथ फिलॉसफी भी लिखता है, इमोशन भी, लॉजिक भी। ये यूनिफाइड सेंसिबिलिटी है। लेटर पोइट्स में इमोशन अलग है, लॉजिक अलग है, इसी वजह से क्वालिटी कम हो गई है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? टीएस एलियट ने। नेक्स्ट जो है वो है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये इनका फेमस ऐसे है। ट्रेडिशन का मतलब क्या है? ओल्ड कस्टम्स है, फेस्टिवल्स है, कल्चर है। एलियट बोलते हैं नहीं, लिटरेचर में ट्रेडिशन का मतलब है पुराने राइटर्स को समझना और उनसे कनेक्ट होकर नया लिटरेचर लिखना। अगर आज कोई पोइट शेक्सपियर को पढ़े, मिल्टन को पढ़े, डन को पढ़े और फिर अपनी स्टाइल क्रिएट करे तो ये हेल्दी ट्रेडिशन है। तो ट्रेडिशन कॉपी करना नहीं होता, ट्रेडिशन पास्ट को समझकर प्रेजेंट में क्रिएट करना होता है। तो इलियट का कंट्रीब्यूशन क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। इलियट ने दिया थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और उन्होंने दिया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रेडिशन ऑन द इंडिविजुअल टैलेंट। तो हमने क्या देखा कि थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी क्या है? ग्रेट पोएट्री पोएट की पर्सनल डायरी नहीं होती है, इमोशंस को आर्टिस्टिक फॉर्म दिया जाता है। पोएट प्लैटिनम कैटलिस्ट की तरह है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में क्या देखा? ऑब्जेक्ट्स प्लस सिचुएशन प्लस इवेंट मिलकर इमोशन क्रिएट करते हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी थॉट और फीलिंग्स को अलग हो जाना। ट्रेडिशन क्या है? पास्ट लिटरेचर को समझकर नया क्रिएशन करना। आई होप आपको ये सारी टर्म्स टीएस इलियट से रिलेटेड समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्रिटिसिज्म के किसी अनदर राइटर के साथ। थैंक यू सो मच।